गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। ये आपके सेकंड यूनिट का टॉपिक है। इसमें फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो ज्योग्राफी को जो है विकसित करने में, उसको डेवलप करने में जो फ्रेंच जियोग्राफर्स रहे हैं उनका क्या योगदान रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ज्योग्राफर हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं पॉल वाइडल डी ला ब्लाश। तो ब्लाश के बारे में मैं पहले से थोड़ा सा आपको बता दूं कि इन्हें जो है फ्रांस में इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ फ्रेंच जियोग्राफी जो है ब्लाश को कहा जाता है। और इन्होंने जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इनकी विशेष रुचि रही है, या ह्यूमन ज्योग्राफी के सबसे बड़े हिमायती जो है माने जाते हैं। और इनका ज़्यादा जो है ये फेमस है वो है पॉसिबिलिज्म का जो कंसेप्ट था, तो वो जो है उस पॉसिबिलिज्म के कंसेप्ट के एक तरह से जन्मदाता जो है माने जाते हैं ब्लाश। तो ब्लाश का जन्म जो हुआ था, उनका टाइम पीरियड रहा था 1845 से 1918 तक। ब्लाश का जन्म 1845 में जो है पेरिस में हुआ था। इसके बाद पेरिस में हुआ था। उन्होंने जो है वो स्टार्टिंग से ही, यानी कि अपना जो स्टूडेंट लाइफ थी तभी से उनकी हिस्ट्री के अंदर जो है वो काफ़ी रुचि थी, और काफ़ी जो है इन्हें लैंग्वेजेस का भी जो है उनको ज्ञान था। 1866 में इन्होंने पेरिस के इकोल नॉर्मल जो एक संस्था थी, एक इंस्टीट्यूशन था, वहाँ से इन्होंने यूजी जो है अपनी कंप्लीट की थी। और फिर 1872 में जो है इन्हें हिस्ट्री में जो है इन्होंने पीएचडी की थी। 1865 में जो है इन्होंने एथेंस में जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो पुरातत्व विभाग है, उसकी इन्होंने यात्रा की। और वहाँ पर जो है उन्होंने जो ग्रीक जियोग्राफर्स जो हुए हैं, उन्होंने ग्रीक जियोग्राफर्स ने जो लेख लिखे हैं, जो उनकी राइटिंग्स थी, उनको पढ़ा। और उनको पढ़कर जो है उनकी ब्लाश की ज्योग्राफी के अंदर जो है उनका इंटरेस्ट पैदा हुआ। वो एक ज्योग्राफी के लिए उनका सम्मान बढ़ा और ज्योग्राफी में इनका इंटरेस्ट पैदा हुआ, जो ग्रीक जियोग्राफर्स थे उनके लेखों को पढ़कर। 1873 में इन्होंने नैन्सी यूनिवर्सिटी में एज अ ज्योग्राफी प्रोफेसर इन्होंने काम किया है। और फिर 1877 में 5 साल तक जो है इन्होंने इस यूनिवर्सिटी, नैन्सी यूनिवर्सिटी में काम किया। और फिर 1877 के अंदर जो है इन्होंने इकोल नॉर्मल जो टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इन्होंने जो है वो काम किया है, इस इंस्टीट्यूट के साथ ये जुड़े हैं। फिर 1898 से 1918 तक इन्होंने पेरिस में ही जो है ये सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में एज अ ज्योग्राफी प्रोफेसर इन्होंने काम किया। अपनी मृत्यु तक 1918 तक जो है ये यहीं पर काम करते रहे थे। इनका हमेशा से ही जो है ये प्रयास रहा था कि वो फ्रांस में या फ्रांस से बाहर जो है इनका हमेशा ध्यान रहा कि वो ज्योग्राफी को जो है वो कुछ ना कुछ नया जो है वो देते रहें। तो इस प्रयास में इन्होंने कई जो है लेख लिखे हैं, कई इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए हैं, और कई इन्होंने बुक्स भी जो है वो लिखी है। तो इनकी बुक्स के बारे में हम अब देखते हैं कि 1889 के अंदर इनकी जो पहली बुक थी वो थी यूरोप के राज्य और राष्ट्र, यानी कि नेशन एंड स्टेट्स ऑफ यूरोप, ये इनकी प्रकाशित हुई थी। फिर 1893 के अंदर जो है इन्होंने भूगोल की वार्षिक ग्रंथमाला की स्थापना की थी, यानी कि जो एक एनुअली जिसके अंदर जो है वो इनका कोई भी रिसर्च पेपर, कोई भी जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी शोध, कोई भी लेख जो है वो उसमें प्रकाशित करवाया जाता था। तो उस वार्षिक ग्रंथमाला की स्थापना इन्होंने 1893 में की थी। 1894 में इन्होंने यूरोप की मानचित्रावली प्रकाशित करवाई थी, यानी कि एटलस ऑफ यूरोप इन्होंने प्रकाशित करवाया था। उसके बाद 1902 में इनका एक लेख जो है वो प्रकाशित हुआ था, वो था सामाजिक तथ्यों की भौगोलिक दशाएं। ये इनका एक विश्व प्रसिद्ध लेख था, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था इनका ये लेख। फिर 1930 में इन्होंने जो है ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस का भूगोल पुस्तक लिखी थी। फिर 1917 में इनका पूर्वी फ्रांस का भूगोल जो है वो प्रकाशित हुआ था। और 1923 में इन्होंने जो है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी
जो मानव भूगोल के सिद्धांत, जो इनकी एक फेमस बुक है, वो इन्होंने जो है वो प्रकाशित की थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन जो है क्या रहा है, कि भूगोल के अंदर जो है इनका क्या योगदान रहा है, तो फ्रांस में भूगोल के विकास में, ज्योग्राफी को डेवलप करने में ब्लाश का जो कंट्रीब्यूशन रहा, उसको देखते हुए ब्लाश को फादर ऑफ फ्रेंच ज्योग्राफी, यानी फ्रांस में भूगोल का पिता जो है वो कहा जाता है। और फ्रांस के भूगोल को जो है वो वाइडल परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। वाइडल जो है, वाइडल डी ला ब्लाश के नाम पर फ्रांस के भूगोल को वाइडल परंपरा के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो इनका कंट्रीब्यूशन रहा था रीजनल स्टडीज़ के अंदर। तो ब्लाश ने जो है वो क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन करना जो है वो ज्योग्राफी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है काम है। यानी कि पूरी अर्थ को छोटे छोटे प्रदेशों के अंदर बांटकर और फिर उन प्रदेशों का जो है वो ज्योग्राफिकल स्टडी उनकी की जानी चाहिए। उनकी जो बुक आई थी ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस, उसमें उन्होंने इन छोटे प्राकृतिक प्रदेशों को उन्होंने पेज का नाम दिया है, पेज की संख्या जो है वो इन्होंने दी है। और इन्होंने बताया कि ऐसे छोटे प्राकृतिक प्रदेश या पेज क्या होते हैं, कि ऐसे प्रदेश जिनके अंदर कोई रिलीफ, जैसे कि धरातल है, ऊंचावच है, या सॉइल, या जो वाटर रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो इकोनॉमिक स्पेशलिटी है, या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उन सभी के अंदर जो है वो होमोजेनिटी यानी एक रूपता जो है वो होनी चाहिए। तो उस प्रदेश को जो है इन्होंने पेज कहा है। और उनका मानना था कि यही पेज जो है, यही भौगोलिक अध्ययन का, ज्योग्राफिकल स्टडीज़ का मुख्य जो आधार है वो यही पेज होना चाहिए। क्योंकि ब्लाश से पहले जो ज्योग्राफर्स हुए थे, उन्होंने जो है नदी बेसिन को, जो एक रिवर बेसिन होता है, उसको जो है वो एक इकाई माना था कि जिस पर ज्योग्राफिकल स्टडी होनी चाहिए। लेकिन ब्लाश ही मानते थे कि एक नदी बेसिन जो होता है वो एक प्योर जो है नेचुरल यूनिट नहीं होता, एक शुद्ध प्राकृतिक इकाई नहीं होता, क्योंकि एक नदी होती है वो अलग अलग प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो उन प्रदेशों में होमोजेनिटी नहीं हो सकती। तो जो ऐसी होमोजेनिटी नहीं हो सकती जो जैसी कि एक पेज में होती है। तो इसलिए उन्होंने जो है वो छोटे क्षेत्रों के, छोटे जो एरिया हैं, उनके भौगोलिक अध्ययन के लिए उन्होंने पेज के अध्ययन के ऊपर, पेज को स्टडी करने पर उन्होंने जो है वो जोर दिया था। उसके बाद सेकंड जो उनका जिसमें उन्होंने ज़्यादा अपने विचार दिए थे वो था टेरेस्ट्रियल यूनिटी। टेरेस्ट्रियल यूनिटी जिसे हम पार्थिव एकता भी कहते हैं। तो मानव भूगोल के तथ्य जो है वो पार्थिव एकता से संबंधित है। ब्लाश का ये मानना था कि जितना भी भौगोलिक विकास होता है, जो भी ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट होता है, उसमें मुख्य जो भावना होती है वो टेरेस्ट्रियल यूनिटी की होती है। और मानव भूगोल के जितने भी तथ्य होते हैं वो इसी टेरेस्ट्रियल यूनिटी से जो है वो संबंधित होते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि वनस्पति का सामान्य रूप ही किसी प्रदेश का सर्वप्रधान लक्षण है। ऐसी वनस्पति अपने आकार, रंग, परिणाम और संयोग विधि से ही उस भूखंड का सामान्य व्यक्तित्व प्रकट होता है। यानी कि किसी एरिया के अंदर जो वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन में हम किन चीज़ों को ले सकते हैं कि उस एरिया में जो पेड़, जो ट्रीज लगे हुए हैं, या जो झाड़ियां हैं, या वहाँ पर जो घास फूस पाई जाती है, उन सभी को हम जो है वो वेजिटेशन के अंदर लेंगे। तो अपने उस वेजिटेशन के कारण, अपने उस वेजिटेशन का जो आकार है या जो रंग है या वहाँ पर जो संयोग है इनका आपस में, तो उस चीज़ से जो है उस लैंड की जो है वो एक अलग से व्यक्तित्व जो है वो आता है। तो उस लैंड को हम उस वनस्पति के, उस वेजिटेशन के नाम पर जो है वो पहचानने लगते हैं। जैसे हमने सुना भी है कि स्टेपीज जो है रीजन होते हैं, जो सवाना रीजन है,
पार्कलैंड है, सेल्वा रीजन्स हैं, तो इनकी पहचान जो है वो वेजिटेशन को लेकर है कि स्टेपीज में जो है एक अलग तरह की वेजिटेशन है और पार्कलैंड में एक अलग तरह की है और सेल्वा जो रीजन है उसकी वेजिटेशन अलग है। तो जो है वनस्पति जो है वो किसी प्रदेश का सर्वप्रधान लक्षण है, ये ब्लाश का जो है वो मानना था। उसके बाद जो है ब्लाश ने कुछ और चीज़ों के ऊपर जो है अपने विचार दिए थे, जैसे कि एक उन्होंने दिया था कि मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप कि प्रकृति और मानव का संबंध। तो ब्लाश ने हमेशा ही जो है मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप का उन्होंने हमेशा ही समर्थन किया है। उनका ये मानना था कि मैन और एनवायरमेंट दोनों ही एक दूसरे को जो है वो प्रभावित करते हैं। अब मनुष्य है वो एनवायरमेंट में जो है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसने बदलाव किए हैं और साथ ही वो एनवायरमेंट के साथ जो है एडजस्टमेंट भी करता है, एनवायरमेंट के साथ वो अनुकूलन जो है वो भी वो बनाकर रखता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो है मानव और प्राणियों ने वातावरण के साथ रहने की विधि जो है वो सीख ली है। यानी कि बहुत सारे ऐसे हम रीज़न देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं या जो भी जीव जंतु रहते हैं तो उन्होंने अपने आप को जो है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को उन्होंने ढाल लिया है। तो जो है अपने वातावरण से जो है वो उन्होंने समायोजन कर लिया है, एडजस्टमेंट जो है वो कर लिया है। तो इस मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के बारे में भी जो है ब्लाश ने अपने विचार प्रकट किए थे। और एक था उनका कंसेप्ट था पॉसिबिलिज्म का। पॉसिबिलिज्म के जो है वो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि वो जन्मदाता जो है कहे जाते हैं कि इस पॉसिबिलिज्म की जो विचारधारा थी तो उनका ये मानना था, उन्होंने जो रेटजेल का जो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट आया था उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया था और उसके जो है अगेंस्ट वो अपना ये कंसेप्ट एक नई विचारधारा लेकर आए थे, पॉसिबिलिज्म या संभववाद। उन्होंने बताया कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो मनुष्य के लिए, मानव के लिए जो है वो अनेक संभावनाएं प्रदान करता है, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग्स पर या मानव पर डिपेंड करता है कि वो अपनी आवश्यकताओं, अपनी इच्छाओं और अपनी जो क्षमताएं हैं, अपनी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग इन संभावनाओं का उपयोग करें। तो उनका ये मानना था कि मानव का प्रकृति पर पूरा नियंत्रण नहीं है। हमने इससे पहले डिटर्मिनिज्म पढ़ा था, तो डिटर्मिनिज्म के अंदर जो है वो ये आपका कंसेप्ट दिया था कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का दास है और उसकी सारी एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है। तो पॉसिबिलिज्म में ब्लाश ने कहा कि मानव का प्रकृति पर पूरा नियंत्रण नहीं है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि मानव प्रकृति की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता। यानी कि उन्होंने माना कि मानव का प्रकृति के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मानव जो है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, वो एनवायरनमेंट की आज्ञा के बिना, उसके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकता। बल्कि उनका मानना था कि जो मानव है वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आई हैं उन परिस्थितियों में वो संभावनाएं तलाशता है और उन संभावनाओं को तलाश कर फिर वो उसे अपने हित के लिए जो है वो कार्य करता है। जैसे जो हिली एरियाज़ है वहाँ पर जो है वो कृषि करना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन जो है ह्यूमन बीइंग्स जो है, मानव जो है, उसने उन हिली एरियाज़ के अंदर भी सीढ़ीदार खेत बनाए हैं और वहाँ पर उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से जो है वो प्रकृति ने मानव को कोई पंख नहीं दिए हैं उड़ने के लिए, लेकिन फिर भी जो है मानव ने अपनी कैपेसिटी से या अपने जो है वो बुद्धि का उपयोग करके जो है इतने हवाई जहाज बनाए हैं जिससे वो आज पक्षियों से भी ज़्यादा ऊपर उड़ सकता है। तो इस तरह से उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके बहुत सी संभावनाएं तलाश की हैं और उसका अपने हित के लिए प्रयोग किया है। तो ब्लाश ये मानते थे कि प्रकृति जो है, जो नेचर है, वो एक सलाहकार से ज़्यादा जो है वो कुछ भी नहीं है मानव के लिए।
तो नेक्स्ट जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने दिया था सिंथेसिस जो है, उन्होंने सिंथेसिस ऑफ पेज के ऊपर जो है वो ज़्यादा बल दिया था। सिंथेसिस क्या होता है कि जितने भी साइंटिफिक रिसर्च होती है उसमें सिंथेसिस की प्रोसेस से जो है वो गुजरना होता है। तो ब्लाश का मानना था कि ज्योग्राफी में भी जो है ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी हो जाती है। सिंथेसिस क्या होता है कि किसी भी एक पदार्थ की रचना जो होती है वो सरल नहीं होती। आपस में कई पदार्थ जो है मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसके कारण कुछ नए जो है वो यौगिक बनते हैं। तो इस क्रिया को संश्लेषण कहते हैं। अब ब्लाश ने इस चीज़ को पेज के ऊपर कैसे लागू किया? ब्लाश का मानना था कि एक पेज जो होता है उसकी अपनी एक अलग क्लाइमेट होती है, अपनी एक अलग सॉइल है, अपना एक अलग रिलीफ है, अपने अलग वाटर रिसोर्सेज हैं, जिसके कारण उसकी एक अपनी अलग पहचान जो है वो होती है और वो एक रीज़न के रूप में हमारे सामने आता है। तो वहाँ पर एक उसी तरह की एक अलग प्रकार की वहाँ पर कृषि भी की जाती है। तो ये पेज जो है ये अपने आसपास का जो क्षेत्र है उसकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। आसपास के क्षेत्र में जो भी मांग होती है चीज़ों की, उनकी पूर्ति भी इसी पेज के द्वारा होती है। तो ये पेज जो है एक रीज़न से एक स्पेसिफिक रीज़न जो है वो उसमें डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। और ऐसे कई पेज जो हैं वो काफ़ी एंशियंट टाइम से, काफ़ी प्राचीन समय से जो हैं वो अपने आसपास के क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपनी एक अलग से पहचान जो है वो बनाए हुए हैं। इसलिए इन्होंने सिंथेसिस ऑफ पेज के ऊपर जो है वो भी काफ़ी इन्होंने बल दिया है।